नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 40 एमसीक्यू प्रश्न और उससे रिलेटेड पॉइंट को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों के आने की भी संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तब शीत युद्ध का अंत होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग याद रखिएगा शीत युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1945 में। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 से 45 तक। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। और पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश के द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था? तो यूएसए यानी कि अमेरिका के द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये फ्रांस ने अमेरिका का विरोध किया था नाटो के नेतृत्व में, ठीक है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किसने किया था? तो फ्रांस ने किया था। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? वर्सा संधि बनाया था बच्चों, ठीक है। और ये नाटो, सीटो, सेंटो ये तीनों किसने बनाया था बच्चों? अमेरिका ने बनाया था, ठीक है। सोवियत संघ ने वर्सा संधि बनाया था। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है बच्चों, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नींव रखने में प्रमुख योगदान दिया था बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न है आपका, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नार्सिला टीटो। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जापान में किन किन दो शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? तो हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक तो गिराया गया था आपका 6 अगस्त को और दूसरा आपका कब गिराया गया था? 9 अगस्त को गिराया गया था। और जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था बच्चों? लिटिल बॉय और फैटमैन। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। एक तो 6 अगस्त को गिराया गया था, एक तो 9 अगस्त को गिराया था। पहला बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। दूसरा का नाम था फैटमैन। और कहां कहां पे गिराया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली का किस विचारधारा पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी विचारधारा पर। सोवियत जब पूछे तब समाजवादी हो जाएगा बच्चों। और आपका अमेरिका कौन से विचारधारा पर आधारित है? पूंजीवादी पर, ठीक है। और हमारा जो भारत है वो मिश्रित पर, ठीक है। समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिलाकर के हमारा भारत है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सोवियत नेता उत्तरदायी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। यही उत्तरदायी थे बच्चों। जो सोवियत संघ आपका 15 देशों में टूट गया था तो यही उसके लिए उत्तरदायी था। और यही आपका सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति भी था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 में। कब? 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी बच्चों। ये आपका शीत युद्ध का प्रतीक था, ठीक है। और इसको बनाया गया था कब? इसको बनाया गया था 1961 में, ठीक है। 1989 में इसको गिराया गया, 1961 में इसको बनाया गया था। क्लियर है? उसके बाद देखिए ये बर्लिन की दीवार बर्लिन को 2 भागों में बांट देता था, ठीक है, जर्मनी को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 में। कब एकीकरण हुआ था? 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर का आपका प्रश्न है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 2001 को। इसे 9/11 के हमला के नाम से भी जाना जाता है। मतलब 9 आपका सितंबर हो गया, 9वां महीना आता ना, और 11 तारीख को, ठीक है, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला किया था बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम निम्नलिखित में से
किस देश के द्वारा चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए के द्वारा। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा वो चैप्टर, क्या बोलते हैं उसको, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। वहां पे देखा होगा किस प्रकार से जब दो ध्रुव था बच्चों, दो ध्रुव से जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, एक ही ध्रुव बचता है आपका अमेरिका। उसके बाद विश्व में अमेरिका का क्या वर्चस्व चलता है वो आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो वहां पे 4 ऑपरेशन अमेरिका ने किया था, 4 ऑपरेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और चारों ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया था? तो अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ पे है एंड्रू फ्रीडम, तो और कोई ऑपरेशन, 4 में से कोई भी ऑपरेशन आए तो चारों अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। बेहिजक अमेरिका मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कुवैत को किस देश के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया था? तो किसके देश से? इराक से, ठीक है। इराक ने कुवैत पर अवैध कब्जा कर लिया था। उसके बाद क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका को आदेश देता है कि जाइए इराक पर कार्रवाई करिए और क्या कीजिए, कुवैत को उससे आजाद करवाइए, ठीक है। तो ये इराक उस पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद देखिए खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो सद्दाम है। सुनते ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज बुश। किसने? जॉर्ज बुश ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ध्रुवीयता की स्थिति में किस देश की शक्ति की परिचायक है? तो एक ध्रुवीयता बच जाता कौन? अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। उसके बाद देखिए यूएसए अमेरिका दोनों एक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? तो इसका राइट आंसर रहेगा कम्युनिस्ट देशों से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब सोवियत संघ का जो देश था, पार्टी था, वो दूसरी दुनिया के देश कहलाते थे बच्चों, कम्युनिस्ट देश था। उसके बाद देखिए 21 नंबर का आपका प्रश्न है, G17 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो विकासशील देशों का है। जी का मतलब हुआ ग्रुप 17, 77 देशों का एक समूह है बच्चों, वो विकासशील देशों का समूह है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 22वां प्रश्न है आपका। देखिए 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? तो क्या नाम था बच्चों? यूरोप का आर्थिक समुदाय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 1957 दिया है, लेकिन मेरे अनुसार आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, लूसेंट मेरे सामने ही अभी है, ठीक है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है इसको। कब हुआ था? 1958 में। कब हुआ था? 1958 में। 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय संघ की, यूरोपीय का जो आपका यूरोपीय आर्थिक समुदाय है बच्चों, उसकी स्थापना हुई थी। शुरुआत में इसमें 6 देश था, ठीक है बच्चों। तो 1958 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 1957 दिया हुआ है, मतलब 1958 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यूरोप का आर्थिक समुदाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, माओ किस देश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो माओ किस देश का शासक है बच्चों? चीन का। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर का, चीन के विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1978 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था बच्चों पंचशील समझौता। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 का वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए दाक्षेस यानी कि सार्क के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? तो इसकी सदस्य संख्या कितनी थी बच्चों? 7 थी। कितनी थी? 7 थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। कब हुआ था? 1985 में सार्क की स्थापना हुआ था बच्चों। सार्क का मतलब हो गया आपका दक्षिण एशियाई सहयोग संघ, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसी को सार्क कहा जाता है। मतलब जो भारत का पड़ोसी देश है उसी का यह एक समूह है, सिर्फ इसमें आपका चीन नहीं आता है, ठीक है। आधा के 1985 में इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय कहां पे है? काठमांडू में, ठीक है। कहां पे? काठमांडू में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, सार्क का 19वां सम्मेलन जो रद्द हुआ वो कहां होने वाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 इस्लामाबाद में। कहां पे हुआ होने वाला था? इस्लामाबाद में होने वाला था। ऑप्शन मतलब पाकिस्तान में होने वाला था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 29वां प्रश्न है आपका, दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगर आपसे सिर्फ पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, तब चीन हो जाएगा, ठीक। और दक्षिण एशिया पूछे तब भारत हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुआ, यानी कि बांग्लादेश कब बना, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ, उत्पत्ति का मतलब वही हुआ, ठीक है। तो कब बना था बांग्लादेश, 1971 में। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में यह था, जो बांग्लादेश अभी वर्तमान में है बच्चों। तो इसको आजाद हम लोगों ने ही करवाया था, इंदिरा गांधी, हम लोगों ने नहीं, हमारे देश ने करवाया था, ठीक है। तो 1971 में बांग्लादेश बना था, आजाद हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, फरक्का समझौता का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, भारत बांग्लादेश से। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन जो है आपका भारत बांग्लादेश के बीच रेखा का निर्धारण करता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डुरंड रेखा आपका क्या है, आप भारत अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद मैकमोहन रेखा क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसारण संधि कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 में। कब, 1968 में हुआ था। भारत ने इस पे साइन नहीं किया था बच्चों, नहीं तो साइन कर देता, अभी परमाणु बम बन पाता क्या, नहीं बन पाता भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य नहीं था, मतलब जब उसकी स्थापना हुई तो उसी समय उसका मौलिक मतलब क्या होता है, जो जन्म से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1995 को, मतलब उसकी 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो स्थापना संस्थापक सदस्य कौन था, तो इनमें से कौन था, तो भारत आपका संस्थापक सदस्य था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये संस्थापक सदस्य नहीं था, मौलिक सदस्य नहीं था बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन था, कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सुरक्षा परिषद। किसके सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए सुरक्षा परिषद में के अस्थाई सदस्यों की संख्या क्या है, तो क्या है अस्थाई सदस्य, मतलब जिसके पास वीटो पावर है बच्चों, ठीक है। अस्थाई सदस्य के पास ही वीटो पावर होता है, तो वीटो पावर किसके पास है, 5 देशों के पास है। तो सदस्य कितना, अस्थाई सदस्य की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। तो कौन कौन से हैं अस्थाई सदस्य, सो आप लोग देख लीजिए। एक ठीक है रूस का फेस, ठीक है, रूस का फेस, रूस एक आपका हो गया रूस, FACE, ठीक है, रूस का फेस, ठीक है। तो रूस हो गया आपका एक, फिर एफ से हो गया फ्रांस, ए से हो गया अमेरिका, सी से हो गया चाइना, और ई से हो गया आपका इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, ठीक है। तो ये 5 देश जो है आपका सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। बाकी बात 10 आपका अस्थायी सदस्य बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पे है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। कहां पे है, लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारवाद के, ठीक है, उदारवाद के विचारधारा पर टिका हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का संबंध किससे है, तो ये किससे है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारीकरण से और निजीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2, इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा इन दोनों से, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है बच्चों। तो 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न और इससे रिलेटेड पॉइंट मैंने आपको बताया। एक प्रश्न आपसे है बच्चों कि नाटो का स्थापना किस वर्ष हुआ था, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं, 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था, ठीक है ना, 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन आपको नहीं बताना है, नाटो में 1949 में कितने, यानी कि संस्थापक देश कितने थे नाटो का, ठीक है। तो कितने देश था कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ऑप्शन आपके लिए है 12, 10, 15, 5, 20, ठीक है, कमेंट कीजिएगा कितने देश हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी एक महातांडव सीरीज आएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्न आपको कवर करवा दिए जाएंगे और 2 नंबर वाले प्रश्नों का भी 2-3 वीडियो अपलोड होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। और एक और हाँ जरूरी सूचना है बच्चों, क्या सूचना है, जो ये सिलेबस में पढ़ा रहा हूं आपको ऑब्जेक्टिव का, वो फर्स्ट बुक का सिलेबस है, ठीक है। जो फर्स्ट बुक आपका है उसी के अनुसार मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं, और ये मैं ही नहीं, शर्मा के साथ आप लोग देखिएगा तो वहां पे जो ऑब्जेक्टिव टर्म 1 का सिलेबस बताया गया है वो फर्स्ट बुक को बताया गया है ऑब्जेक्टिव, और सेकंड बुक को आपका सब्जेक्टिव, तो उसी के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों। बाद में ऐसा नहीं, अगर टर्म 2 के जो आपका जो टर्म 1 है, टर्म 1 का जो क्वेश्चन है वो टर्म 2 के बुक से आ जाए तो ज्यादा घबराइएगा मत, ठीक है। मैं नहीं, जो शर्मा के सिलेबस बता रहा है वो सिलेबस क्या बता रहा है, जो आपका फर्स्ट बुक है विश्व पॉलिटिकल, जो आपका वर्ल्ड पॉलिटिकल पढ़ना है उससे ऑब्जेक्टिव बताया गया है, और जो आपका
जो इंडियन पॉलिटिकल पढ़ना है आपको बच्चों, उससे आपका सब्जेक्टिव यानी कि टर्म 2 का बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो इसी के अनुसार आना चाहिए, जो सोशियोलॉजी है उसी के अनुसार अभी तक आया हुआ है सोशियोलॉजी में भी, तो उससे कोई डाउट नहीं है, सारा कुछ वही होना चाहिए। ठीक है, और आपका इकोनॉमिक्स में भी वही हुआ है बच्चों, 2 बुक था उसमें, फर्स्ट बुक जो वेस्टी का था उससे आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, और जो आपका सब्जेक्टिव था बच्चों वो टर्म 2 का, वो सेकंड बुक से समष्टि अर्थशास्त्र से आया हुआ था। तो यही होना चाहिए, लेकिन अगर नसीब खराब है तभी कुछ हो सकता है, इसलिए आप लोग चैप्टर को, जो मैं इसलिए इतना पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, अगर इससे आपका सब्जेक्टिव पूछ दिया तो ये पॉइंट पॉइंट को जोड़ करके आप लोग लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।